शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। उस रात मैं नई तहखाने वाली कमीनगाह में ही सोया। सोने से पहले देर तक दिमाग में मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करता रहा कि मुझे किस तरह डोगरा मेजर की बीवी से ये मालूमात हासिल करनी चाहिए कि उसे और उसके खामद को भी जरा सा शक न हो। ये बड़ा नाजुक काम था। ये मालूमात डोगरा मेजर की बीवी ने अपने खामद से हासिल करना थी और वो इंटेलिजेंस का फौजी ऑफिसर था। उसे शक पड़ने का खदशा मौजूद था। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई और मैं मुतमईन होकर सो गया। कमांडो शिरबाज खान मेरे करीब ही कालीन पर सोया हुआ था। उसे रात के पिछले पहर एक अहम मिशन पर जाना था। वो रात के पिछले पहर चला गया। मैं जब उठा तो वो मौजूद नहीं था। समद बट ऊपर से सीढ़ियां उतरकर नीचे तहखाने में आया। मैंने उसे वक्त पूछा। वो बोला सुबह के 8 बज रहे हैं, बाहर बर्फ गिर रही है। जिन इलाकों में बर्फबारी होती है वहाँ सुबह के 7 बजे बड़ी सवेरे का वक्त होता है। समद बट मेरे लिए कश्मीरी चाय लाया। मैंने उठकर गर्म पानी से मुंह धोया, फिर कंबल कांधों पर लेकर चाय पीने और समद बट से बातें करने लगा। उसको हमारे मिशन का इल्म था, लेकिन हम जो इस खेल में छोटी छोटी चालें चल रहे थे और स्कीमें लड़ा रहे थे उनका उसे कोई इल्म नहीं था। हम उसे बताना भी नहीं चाहते थे। ये सारी बातें सिर्फ मुझ तक और कमांडो शेरबाज तक ही महदूद थी। समद बट ने मुझसे पूछा बात कहाँ तक पहुंची। वो हमारा साथी मुजाहिद था, लेकिन बाज बातें हमें अपने साथी मुजाहिदों से भी मख्फी रखनी पड़ती हैं। मैंने कहा प्रोजेक्ट के बारे में पूरी मालूमात अभी हासिल नहीं हुई, कोशिश कर रहे हैं। मैं आज फिर मेजर के यहाँ जा रहा हूँ। वो बोला अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये कोई बड़ा खतरनाक किस्म का मंसूबा मालूम होता है। मैंने कहा सब पता चल जाएगा। जब पूरा पता चल जाएगा तो उसे तबाह करने में 1 मिनट की भी देर नहीं करेंगे। मैंने दिन के पूरे 9 बजे तैयारी शुरू कर दी। जोगी साधु वाला भेस बनाया और समद बट से कहा कमांडो शिरबाज आए तो उसे कहना यहीं ठहरे। मैं दोपहर को नहीं तो शाम को अंधेरा फैलने से पहले पहले वापस आ जाऊंगा। मैंने एक काम समद बट की आंख बचाकर कर लिया था। वो काम ये था कि मैंने अपने दोस्त सांप वाली लकड़ी की छोटी डिब्बी अपनी जेब में रख ली थी। आज मुझे अपने दोस्त सांप से फिर एक बड़ा अहम काम लेना था। मैं जिस खुफिया कमीनगाह से तहखाने से बाहर निकला तो हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। कल परसों की गिरी हुई बर्फ सख्त हो गई थी। मेरे हाथ में लोहे का त्रिशूल था जिसके सहारे मैं बड़ी एहतियात से सख्त और फिसलने वाली बर्फ पर कदम जमाकर चल रहा था। ये श्रीनगर शहर के मजाफात का इलाका था। कोई दूर उफ्तादा पहाड़ी मकाम नहीं था कि जहाँ पहाड़ियों में वीरानी छा जाती। यहाँ ट्रैफिक और शहर का कारोबार बर्फबारी में भी जारी रहता था। चुनाचे सड़क पर आने के थोड़ी देर बाद मुझे बस मिल गई थी जिसने मुझे मेरे खास मकाम तक पहुँचा दिया। उस मकाम पर मैं बस से उतरकर मेजर अर्जुन सिंह के फौजी क्वार्टर की तरफ चलने लगा। यहाँ फौजी बुलडोजर्स ने चलने के लिए और फौजी गाड़ियों के लिए बर्फ साफ करके छोटे छोटे रास्ते बना दिए थे। मैं उन पर से गुजरता हुआ डोगरा मेजर के क्वार्टर के सामने पहुंच गया। मैंने घंटी का बटन दबाया। दूसरी बार घंटी देने से नौकरानी ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही हाथ जोड़ दिए। महाराज अंदर आ जाएं। डोगरा मेजर की पत्नी ड्राइंग रूम में नहीं थी। नौकरानी ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने वर्षा रानी का पूछा तो वो बोली बीबी जी नहा रही हैं, आप तशरीफ रखें महाराज, मैं उन्हें खबर कर देती हूँ। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं है, उसे नहा लेने दो। सांप की खाली डिब्बी मेरी जेब में थी। सांप को मैंने फौजी अफसरों के क्वार्टरों के इलाके में दाखिल होते ही एक जगह दरख्तों के नीचे नशेब में छोड़ दिया था। रास्ते में अपने दोस्त सांप से बातें करता आया था और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि उसका मिशन क्या है। उसे छोड़ने से पहले भी उसे कह दिया था कि जिस तरह मैंने कहा है वैसा ही करना। कश्मीर के जिहाद के अपने तौर पर तुम भी एक जांबाज सिपाही हो। तुम बड़ी सख्त सर्दी में बाहर रहोगे, मुझे इसका एहसास है, मगर तुम्हें ये काम अपनी ड्यूटी समझकर करना होगा। मैं सोफे पर बैठा सामने दीवार पर लगी फ्रेम वाली पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीरों को देख रहा था। मैंने पंडित नेहरू की तस्वीर को मुखातिब करके धीमी आवाज में कहा पंडित जी, अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करते हुए कश्मीर में रेफरेंडम या इंतखाबात करवा दिए होते तो आज कश्मीर आजाद होता। न मुझे साधु का भेस बदल कर यहाँ आना पड़ता और न तुम्हारे फौजी यहाँ मुजाहिदों के हाथों चींटियों की तरह मरते। कोई 10-15 मिनट के बाद वर्षा रानी बालों को तौलिए से रगड़ती अंदर दाखिल हुई। उसने गर्म कश्मीरी गाउन से अपना जिस्म ढांप रखा था। लगता था कि उसने गाउन के नीचे कुछ नहीं पहना हुआ और मेरा सुनकर कपड़े पहने बगैर ही सिर्फ गाउन से बदन ढांप कर मेरे पास आ गई है। उसके आने से कमरे की फजा में विलायती परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू फैल गई थी। हाथ जोड़कर उसने मुझे प्रणाम किया और मेरे कदम छूकर वहीं कालीन पर बैठ गई। उसके गाउन का कमरबंद खुल गया। मैंने देखा या वर्षा रानी ने खुद मुझे दिखाया, लेकिन मुझ पर उसकी इस हरकत का कुछ असर न हुआ। मैंने इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसे कहा बालका जाओ जाकर कपड़े पहनो, फिर मेरे पास आओ, हम तुमसे आज एक बड़ी जरूरी बात करेंगे। वर्षा रानी मुझसे डरती भी थी
थी, फौरन उठकर चली गई। आतिशदान में रात की जली हुई आग की तपिश अभी बाकी थी, जिससे कमरे की फजा बाहर की सख्त सर्द फजा के मुकाबले में गर्म थी। मुझे ये भी एहसास था कि मैं अपने दोस्त सांप को सख्त सर्दी में बाहर छोड़ आया हूँ। फिर ये ख्याल आ गया कि सांप का खून इंतहाई गर्म तासीर रखता है। सांप इंतहाई सर्दी भी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। फिर अगर सांप बर्फ के अंदर घुस जाए तो वो सर्दी से महफूज हो जाता है। चूंकि मैंने वर्षा रानी से कह दिया था कि मुझे उससे जरूरी बात करनी है, इसलिए वो जल्दी से कपड़े पहन कर आ गई। उसने फर वाला गर्म कोट पहना हुआ था। वो आकर मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वर्षा रानी, तुम्हें अग्नि सांप से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है। वर्षा रानी का चेहरा खिल उठा। कहने लगी, महाराज प्लीज मुझे इस दुश्मन सांप से मुक्त कर दें। मैं आपकी सारे जीवन आधारी रहूंगी। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें बड़ी राजदारी से काम लेना पड़ेगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? वो बोली, महाराज आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं राजों को छुपाना जानती हूँ। आप हुक्म करें मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, सुन वर्षा रानी, कल मैंने अपने गुरु जी का चिल्ला किया था। गुरु जी ने जाहिर होकर मुझे एक खास मंत्र बताया है। इस मंत्र को पढ़कर फूंकने से तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये तमाशा तुम अपनी आंखों के सामने देखोगी, लेकिन ये मंत्र फूंकने के वास्ते मुझे उस जगह पर जाकर बैठना होगा जहाँ धरती के नीचे अग्नि सांप इस वक्त छुपा हुआ है। वर्षा रानी बेचैन होकर बोली, महाराज मेरा दुश्मन सांप कहाँ छुपा हुआ है? मैंने कहा, यही वो बात है जिसको राज समझकर तुम्हें छुपाना होगा। अगर तुमने ये राज अपने खामद या किसी दूसरे शख्स पर जाहिर कर दिया तो अग्नि सांप फिर मेरे हाथ से निकल जाएगा। फिर मेरे हाथ की बू भी उसे तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सकेगी। वो फौरन आकर तुम्हें जहाँ कहीं भी तुम होगी तुम्हें डस लेगा और तुम जल कर राख हो जाओगी। वर्षा डर गई, हाथ बांध कर कहने लगी, महाराज मैं भगवान कृष्ण की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, अपने पति देव अर्जुन को भी नहीं बताऊंगी। आप हुक्म करें। मैंने जब देखा कि वो सीधी राह पर आ गई है तो उसे कहा, वर्षा रानी तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप इस वक्त इस सुरंग के नीचे जमीन के अंदर छुपा हुआ है, जहाँ हमारे इंडियन फौजी तुम्हारे पति मेजर अर्जुन की निगरानी में जहरीली गैस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये बात मुझे अग्नि सांप के एक दुश्मन सांप ने बताई है, जिसको मैंने गुरु जी का मंत्र पढ़कर अपने सामने बुला लिया था। ये छोटा सा अग्नि सांप का दुश्मन है और चाहता है कि मैं उसे हलाक कर दूं। मैं अभी तुम्हारे सामने उस छोटे और अग्नि सांप के दुश्मन सांप को बुलाता हूँ। इस हरकत से मैं वर्षा पर सिर्फ असर डालना चाहता था। मैंने वर्षा से कहा, मैं सांप को बुलाने का मंत्र पढ़ने लगा हूँ। छोटा सा सांप यहाँ हाजिर हो जाएगा, उससे डर कर भागना नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये छोटा सांप अग्नि सांप का दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और यूं ही बड़बड़ाने लगा, जाहिर ये किया कि मैं कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ। मैं कोई 1 मिनट तक मंत्र पढ़ता रहा। फिर मैंने आंखें खोलकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ मुंह करके 3 बार फूंक मार दी। साथ ही हल्की सी सीटी की आवाज भी निकाली और उठकर दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया ताकि मेरे दोस्त सांप को अंदर आने में आसानी हो, उसे कोई रास्ता तलाश न करना पड़े। मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया। वर्षा ने पांव जमीन पर से ऊपर सोफे पर कर लिए और सिमट कर बैठ गई। वो दरवाजे की तरफ खौफजदा नजरों से देख रही थी। मैं भी दरवाजे की तरफ देख रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि ऐ मेरे मौला, इस सांप को हुक्म दे कि वो मेरे पास आ जाए। हमें इस तरह साकित बैठे और दरवाजे की तरफ देखते 3-4 मिनट गुजर गए। सांप असल में दूसरी तरफ मैंने छोड़ा था, उसे चक्कर काट कर आना पड़ा था। 4 मिनट के बाद ड्राइंग रूम के दरवाजे की दहलीज पर मैंने सांप के सर को देखा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वर्षा से कहा, वर्षा रानी तुम्हारे दुश्मन सांप का दुश्मन और तुम्हारा दोस्त छोटा सांप आ गया है। उसने मेरे दोस्त सांप को दरवाजे की दहलीज से रेंग कर कमरे में आते देखा तो उसके हल्क से खौफ की हल्की सी चीख निकली। मैंने कहा, डरो नहीं वर्षा, ये तुम्हारा दोस्त सांप है। इसने मुझे जासूसी करके बताया है कि तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप इस वक्त जेर जमीन सुरंग के नीचे छुपा हुआ है। सांप कालीन पर रेंगता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे सामने आकर उसने अपनी आदत के मुताबिक सर को झुकाकर मेरी ताजीम की और कुंडली मारकर बैठ गया। मैंने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ हमारे दोस्त, हमारे मित्र सांप, मैं और वर्षा रानी तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे धन्यवादी हैं कि तूने हमें हमारे दुश्मन अग्नि सांप का ठिकाना बता दिया। अब मैं इस सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आजा, मेरे पास आजा। बाहर सर्दी है, बर्फ गिर रही है, तू सर्दी में ठिठर जाएगा। मेरा सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे सोफे के करीब आकर बैठ गया। मैंने उसे बड़े आराम से उठा लिया और उसके सर पर प्यार की उंगली रख दी और उसे कहा, चल मेरे चोले में घुसकर आराम कर, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ दूंगा। मैंने सांप को जेब में रख लिया। वर्षा रानी पर मेरे इस ड्रामे का जबरदस्त असर हुआ था। वो अभी तक दहशतजदा थी। जब मैंने सांप को जेब में डाल लिया तो उसने टांगे सोफे से नीचे कर ली और सहमी हुई आवाज में बोली, महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मुझे मेरे दुश्मन अग्नि सांप से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उसके बगैर हम अग्नि सांप को नहीं मार सकते। वर्षा रानी ने कहा, महाराज आप हुक्म करें। मैंने कहा, मुझे रात के वक्त उस जगह बैठकर अपने गुरु जी का मंत्र पढ़कर फूंकना होगा जहाँ हमारे फौजी जमीन के अंदर सुरंग में काम कर रहे हैं। ये
ये सांप मेरे साथ होगा। जब मैं मंत्र पढ़कर फूंकूंगा तो तुम्हारा दुश्मन अग्नि सांप तड़पता हुआ जमीन से बाहर निकलकर मेरे सामने आ जाएगा और नाचना शुरू कर देगा। नाचते नाचते जब वो बेहोश हो जाएगा तो मैं उस पर ये सांप छोड़ दूंगा। ये सांप उसे डस देगा। इसके जहर के असर से अग्नि सांप के जिस्म में आग लग जाएगी और वो जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे दुश्मन सांप से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा ना हो, इसलिए मुझे आधी रात को वहाँ जाना पड़ेगा। वर्षा रानी बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने गुफ्तगू खत्म की तो उसने पूछा, महाराज मुझे हुक्म करें, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? जब से मुझे मालूम हुआ था कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के इस खुफिया रास्ते वाली सुरंग के धाने को भी रात के वक्त आहनी शटर गिराकर बंद कर दिया जाता है, उस वक्त से हमें ये परेशानी थी कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में दाखिल होने के लिए कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाहिए। हमें यकीन था कि ज़ेर ज़मीन प्रोजेक्ट का कोई इमरजेंसी गेट उन्होंने जरूर रखा होगा। मैंने वर्षा रानी से कहा, मैं ये बात तुम्हारे पति अर्जुन सिंह से भी मालूम कर सकता था, मगर ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहना चाहिए। अगर किसी तीसरे को ये राज मालूम हो गया तो अग्नि सांप पर मेरे मंत्र का कोई असर नहीं होगा। इसलिए तुम खुद अपने पति मेजर साहब से किसी तरीके से मालूम करो कि अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इमरजेंसी रास्ता कौन सा है और कहाँ पर है। मैं आधी रात को उसी रास्ते से सुरंग में जाकर चिल्ला करूंगा और मंत्र के जरिए तुम्हारे दुश्मन अग्नि सांप को जमीन के अंदर से निकाल कर उसे भस्म कर दूंगा। वर्षा रानी यानी डोगरा मेजर की बीवी पढ़ी लिखी थी। वो मेरी बात अच्छी तरह समझ गई। चूंकि वो भी ज़ईफुल एतकाद थी और फिर मेरा सांप का ड्रामा भी देख चुकी थी, इसलिए उसका ख्याल किसी और तरफ जा ही नहीं सकता था। कहने लगी, गुरुजी आप फिक्र न करें, मैं आज ही अर्जुन जी से ये सारी बातें मालूम कर लूंगी। मैंने उसे एक बार फिर ताकीद की, लेकिन बालके तुम्हारे पति को ये हरगिज मालूम न हो कि ये सब कुछ तुमने मुझे बताने के लिए पूछा है, नहीं तो अग्नि सांप से तुम्हें कभी निजात नहीं मिल सकेगी। वो किसी भी वक्त आकर तुम्हें डसकर हलाक कर देगा। वर्षा ने दोनों हाथ कानों से लगाकर कहा, महाराज मैं पागल हूँ जो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारूंगी। उसके बाद मेरा वहाँ कोई काम नहीं था। चुनाचे कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद दूसरे दिन सुबह आने का वादा करके मैं वहाँ से वापस आ गया। शेरबाज खान ने ये सारी बातें सुनी तो मेरी कारकर्दगी पर बहुत हद तक मुतमईन हो गया। वो कहने लगा, तुम्हारा ख्याल है कि ये औरत अपने खावद से ये तमाम बातें मालूम कर सकेगी? क्या उसका खावद उसे अंडरग्राउंड फौजी प्रोजेक्ट का इमरजेंसी रास्ता बता देगा? मैंने कमाड़ो शेरबाज से कहा, दोस्त मैंने एक दुनिया देखी है, औरत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। औरत ने तो तारीख के रुख पलट दिए हैं। वर्षा ये राज मालूम करेगी, ये उसकी जिंदगी मौत का सवाल भी है। इसके अलावा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में कोई इमरजेंसी गेट या फायर स्केप जरूर रखा गया होगा और इस किस्म के हंगामी दरवाजों पर दरवाजे नहीं लगाए जाते। जब मैं अगले रोज डोगरा मेजर के क्वार्टर में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक हफ्ते के लिए एक जरूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के वास्ते नई दिल्ली चला गया है। घर में उसकी पत्नी वर्षा अकेली थी और मेरी राह देख रही थी। उसने मेरे कदम छुए और मेरे कदमों के करीब कालीन पर बैठ गई। आतिशदान में आग नहीं जल रही थी, मगर बिजली का हीटर गर्म था, जिससे ड्राइंग रूम की फजा में बाहर वाली सख्त सर्दी नहीं थी। बर्फबारी रुकी हुई थी, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई थी। मैंने इधर उधर की बातों के बाद वर्षा रानी से असल मकसद की बात की तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब नजरों से मुस्कुराई। मैं 3-4 दिनों से उसके अंदाज कुछ बदले हुए देख रहा था। एक तो वो अपनी जिंदगी बचाने की खातिर मुझे हर तरह खुश करना चाहती थी, दूसरे मैं रिवायती साधुओं की तरह बदशक्ल और भूतनुमा आदमी नहीं था। वर्षा रानी ने हाथ बांध रखे थे, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, क्या बात है वर्षा रानी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वो बोली, महाराज आप मेरे वास्ते देवता समान है, मैं अपने देवता को देखकर खुश क्यों ना हूँ। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुमने अपने खावत से वो बातें मालूम की जो मैंने तुम्हें कही थी? वो बोली, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया महाराज, मगर एक छोटी सी अर्ज है, आप उसे जरूर स्वीकार करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, कहो क्या कहना चाहती हूँ। उसने मेरे पांव पकड़कर कहा, महाराज मेरे पति देव दिल्ली गए हुए हैं, मुझे रात को अकेले डर लगता है कि कहीं अग्नि सांप आकर मुझे डस न ले। आप कृपा करके आज की रात मेरे यहाँ ठहर जाएं। कल से मेजर साहब के अर्दली की बीवी मेरे पास आकर रात को रहा करेगी। आप सिर्फ एक रात का कष्ट उठा लीजिए मेरी खातिर। आप होंगे तो मुझे सांप से डर नहीं लगेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम आज की रात तुम्हारी रखवाली करेंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हें अर्जुन जी ने अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया है। वो शरारत से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बड़ी लगावट से बोली, महाराज वो तो मैं आपको रात को ही बता दूंगी। और उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ गई। बोली, मैं आपके लिए कॉफी बनवाती हूँ, मिठाई भी लाती हूँ। मैंने वर्षा को काबू करने के लिए पूरा जाल फैलाया हुआ था और उसने मुझे अपने फंदे में फंसाने के लिए मुझ पर जाल फेंक दिया था। जब वो वापस आई तो हाथ में बर्फी और मिठाइयों से भरी हुई थाली थी। वो बड़े प्यार से मेरे सामने आकर कालीन पर बैठ गई और थाली मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, महाराज थोड़ा खा लीजिए, मिठाई ताजा है, मैंने सुबह ही बनवाई है। मैं उसके बिछाए हुए जाल से निकल जाना चाहता था। मैंने कहा, मूर्ख लड़की, हमें अभी सारी बात बता दे, हम रात को किसी के घर नहीं ठहरते। वो बड़ी अदा के साथ बोली, महाराज आप रात को मेरे यहाँ ठहरने का वचन दे चुके हैं और मैंने सुना है
कि जब साधु संत कोई वचन देते हैं तो उसे पूरा करते हैं। मैंने कहा, मगर वर्षा रानी, तेरा पति घर पर नहीं है। वो बेधड़क होकर बोली, फिर क्या हुआ महाराज, आप भी तो मेरे लिए पति सम्मान है। यकीन करें, मैं उस औरत की बेबाकी पर हैरान भी हुआ और शर्म से पानी पानी भी। उससे खुफिया फौजी प्रोजेक्ट के इमरजेंसी दरवाजे के बारे में मालूमात हासिल करना भी जरूरी थी, बल्कि ये मेरे मिशन का अहम हिस्सा था और मैं उसके घर रात रहना भी नहीं चाहता था। लेकिन मैं उससे वादा कर चुका था और ये भी जानता था कि साधु संत वादे से कभी नहीं फिरते। ये ख्याल भी आया कि अगर मैंने उसके पास रात ठहरने से इनकार कर दिया तो उसके एतमाद को ठेस पहुंचेगी। हो सकता है कि फिर वो पूरी बात न बताए। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। आखिर मुझे उसकी ख्वाहिश के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। मैंने कहा, तुम जीत गई वर्षा रानी, हम हार गए। ठीक है, हम आज रात यहाँ रहकर तुम्हारी रखवाली करेंगे। वो खुशी से निहाल हो गई। नौकरानी कॉफी लेकर आ गई थी, मगर उसे अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वर्षा ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि जब मैं और वो कमरे में अकेले हों तो वो पूछ कर अंदर आए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो वर्षा दौड़कर दरवाजे पर गई और नौकरानी से कॉफी का ट्रे खुद लेकर अंदर आ गई। उसने मेरे लिए अपने हाथ से कॉफी बनाकर मुझे दी और कहा, महाराज, आज की रात मैं कितनी खुशकिस्मत होंगी कि मेरे घर में आकाश के देवता उतरेंगे। मैंने दिल में कहा, देवता कहाँ से उतरेंगे, बस मैं ही हूँगा और तुमसे खुफिया फौजी प्रोजेक्ट का राज मालूम करके चला जाऊंगा। फिर शायद कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। दोपहर का खाना मैंने वर्षा रानी के घर पर उसके साथ ही खाया। मैंने अपनी खुफिया कमीनगाह पर जाकर कमांडो शेरबाज को सारे वाकये की रिपोर्ट दी। वो हंस पड़ा, तो गोया आज की रात तुम वर्षा रानी के यहाँ मेहमान हो गए। मैंने कहा, मजबूरी है शेरबाज खान, वरना तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस किस्म का आदमी नहीं। वो बोला, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ। इसका मतलब है कि अब तुमसे कल मुलाकात होगी। वर्षा रानी को मैंने कह दिया था कि मुझे जंगल में एक जरूरी जड़ी बूटी को तलाश करना है। मैं रात होते ही वापस आ जाऊंगा। चुनाचे शेरबाज खान के पास ही मैं शाम तक बैठा अपने मंसूबे के बारे में बातें करता रहा। शाम को अंधेरा गहरा हो गया तो मैंने साधुओं वाले लिबास के ऊपर गहरे रंग के गर्म कंबल की बुक्कल मारी और मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। बर्फ उस रोज भी नहीं गिरी थी। आसमान को बादलों ने जरूर ढांप रखा था। रेडियो टेलीविजन पर मौसम का हाल बताने वाली ने कहा था कि श्रीनगर और उसके आसपास की पहाड़ियों में रात को बर्फ गिरने का इम्कान है। मैं वर्षा रानी के ऑफिसर्स क्वार्टर में पहुंचा। वो ड्राइंग रूम में बैठी बेचैनी से मेरी राह देख रही थी। उसने मेरे लिए 3-4 किस्म के खाने तैयार करवा रखे थे। खुद भी खूब बन सवर कर बैठी हुई थी। फौरन मेरे लिए कश्मीरी चाय ले आई। कहने लगी, महाराज, आज मेरे घर में चंद्रमा ने प्रवेश किया है, यानी मेरे घर में चांद उतर आया है। मैं उससे अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के खुफिया इमरजेंसी दरवाजे का राज मालूम करने के लिए बेताब था, मगर वो हंसकर टाल जाती। यही कहती, रात के पिछले पहर बता दूंगी। बड़ी बेतकल्लुफ हो रही थी। मैं खामोश बैठा उसके जज्बात का तमाशा देख रहा था। इस किस्म के हालात में इंसान वाकई अपने जज्बात के हाथों तमाशा बन जाता है। ड्राइंग रूम में ही एक तरफ डाइनिंग टेबल लगी थी। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर रात का खाना खाया। खाना वाकई बड़ा लजीज था। उसके बाद कश्मीरी कहवा आ गया। मैंने असल बात छेड़ दी और कहा, वर्षा रानी, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वो राज बता देना चाहिए जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ रात रहने पर मजबूर किया है। वो हंसकर बोली, महाराज, वो राज तो मैं उस वक्त बताऊंगी जब आधी रात गुजर जाएगी। मैंने जरा सख्ती से कहा, तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो वर्षा। वो हाथ बांध कर बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मगर मैंने भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाई थी कि अपने खामत का राज उस वक्त बताऊंगी जब रात आधी गुजर जाएगी। उस वक्त मुझ पर पाप नहीं लगेगा। अजीब ज़ईफुल एतकाद औरत थी। जहाँ भी वो देवताओं को बीच में ले आई थी। मैंने दिल में सोचा, चलो ठीक है, मुझे तो रात यहीं रहना है। अब नहीं बताती, 3-4 घंटों बाद बता देगी। मैंने कहवा पीने के बाद कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद रात को उठकर मुझे तपस्या भी करनी है। वो बड़ी शौकी से बोली, महाराज, आज रात आप हमारे बेडरूम में सोएंगे। फिर फौरन ही कहने लगी, घबराएं नहीं महाराज, मैं कालीन या सोफे पर सो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप बेडरूम में सोएं ताकि हमारे बेडरूम के पाप भी झड़ जाएं। वो मुझे जिस तरह कह रही थी मैं उसी तरह करने पर मजबूर था। मैंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे बेडरूम में ही सोएंगे। वो मुझे बेडरूम में ले गई। बेडरूम में सिर्फ कोने वाला टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी बड़ी मध्यम और ख्वाब अंगेज थी। फजा अंग्रेजी परफ्यूम की खुशबू से लबरेज थी। डबल बेड पर बिस्तर लगा हुआ था। 2 कंबल तह किए हुए रखे हुए थे। आतिशदान में आग की बजाय बिजली का हीटर जल रहा था। फजा गर्म और खुशबूदार और रोमान अंगेज थी। मैं बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ गया। वर्षा रानी ने मेरे जूते और त्रिशूल कोने में ले जाकर रख दिए। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई और कहने लगी, महाराज, मैंने पढ़ा है कि आकाश के देवता जब किसी देवी पर खुश होते हैं तो वो खुद भी सोमरस पीते हैं और देवी को भी सोमरस पिलाते हैं और फिर खुशी से रक्स करते हैं। महाराज, आप भी मेरे लिए आकाश के देवता हैं। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी देवी बना लें। मैं जन्म जन्म आपकी दासी रहूंगी। मैं सोमरस लाती हूँ, आप भी पिए और मुझे भी अपने हाथ से पिलाएं ताकि मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएं। ये औरत हद से आगे जा रही थी, जो मैं नहीं चाहता था, और फिर अभी तक उसने मुझे वो राज भी नहीं बताया था जिसकी खातिर मैं ये सारा ड्रामा खेल रहा था। शराब से मुझे नफरत थी। वो उठकर गई और अलमारी से स्कॉच की बोतल और शीशे के 2 गिलास उठा लाई। मैंने उसी वक्त एक्शन का फैसला कर लिया। मैं पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गया और
और जलाली आवाज में बोला, सुन वर्षा, अर्जुन सिंह की पत्नी सुन, तेरे दिल में जो बुरा ख्याल पैदा हो गया है उसे दिल से निकाल दे। अगर तूने ऐसा न किया तो याद रख, अग्नि सांप अभी जमीन के अंदर से निकल कर आएगा और तुझे डस लेगा, फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। इस शराब की बोतल को वहीं अलमारी में जाकर रख दे, चल जा। वर्षा डर गई। उसी वक्त शराब की बोतल अलमारी में रख दी और हाथ जोड़कर मेरे सामने कालीन पर बैठ गई। महाराज मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई है, मैं ऐसा ख्याल फिर कभी अपने दिल में नहीं लाऊंगी। मैं उसी वक्त सोचने लगा कि वाकई अगर मैं साधु सन्यासी के भेष में न होता तो अपने मिशन में कभी कामयाब न हो सकता था। मैंने बाजू ऊपर उठाकर एक श्लोक पढ़ा और कहा, मेजर अर्जुन सिंह की पत्नी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तेरी भलाई के लिए, तेरी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ और तू मेरी तपस्या भंग करना चाहती है। वो रोने लगी, महाराज मुझे माफ कर दें। मैंने कहा, सुन वर्षा रानी, तुझे अपने पति की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। अगर तूने अपने पति को धोखा दिया और उसकी इज्जत को बट्टा लगाया तो याद रख, अगले जन्म में तू नागन बनकर पैदा होगी और 1 करोड़ साल तक नागन ही का जन्म लेती रहेगी। मेरी इन बातों ने वर्षा रानी पर लर्जा तारी कर दिया। वो खौफ से कांपने लगी। तब मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा था, तू बुराई और पाप के रास्ते पर चल पड़ी थी मगर वापस आ गई है। देवताओं ने तुझे माफ कर दिया है। अब मेरी बात गौर से सुन, अग्नि सांप तुझे डसने के लिए मंसूबे बना रहा है। मुझे फौरन बता कि जहाँ तेरा दुश्मन सांप जमीन के नीचे मौजूद है वहाँ तक जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है और तुम्हारे पति मेजर अर्जुन सिंह ने तुझे क्या बताया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।